अस्सलाम वालेकुम सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी क्लास, कोई सवाल आपका कल की क्लास के मुतालिक है तो आप पूछे, फिर हम स्टार्ट करते हैं 1-2 मिनट में। जी सर ये क्वेश्चन नंबर 5 में सॉल्यूशन नहीं है, हमने तो सॉल्व कर लिया लेकिन पता नहीं लगा कि चार्ज और ये दूसरा जो ऑप्शन है वो ठीक है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 5। जी सर। सॉल्यूशन तो इसमें है ना आपके पास? सॉल्यूशन है नहीं आपके पास? नहीं सर, इस शीट में तो कुछ मेंशन नहीं है ना आंसर वगैरह। नहीं नहीं, ये देखिए ना, ICMAP फॉल 2018 क्वेश्चन नंबर 4D। तो ये क्वेश्चन नंबर ICMAP का सवाल है ना, तो उसमें जो ICMAP फॉल के पेपर पड़े हुए हैं उधर शेयर होल्डर कह रहा हूँ, शेयर फोल्डर में, तो वहां पे इसका सोल्यूशन देख लेना जाके, इसमें क्या दिया हुआ है। अच्छा। ठीक है ना, ये जो पास पेपर का सवाल है,
और ये जो आपको मैंने करवाया था ना, ये पहला सवाल ये भी पास पेपर का ही है, सही। ठीक है। मैं उसमें लिख देता हूँ, ये आईसीएमपी का सवाल है, इसमें देखिए ना, एक सवाल ये वाला पास पेपर का है, उसके बाद डेफर टेक्स में भी कुछ सवाल पास पेपर का भी आया हुआ। हाँ जी, ये देखें क्वेश्चन नंबर 6A, ये भी पास पेपर का सवाल आया हुआ है। उसके बाद एक सवाल और पास पेपर का था, यस, दिस इज आल्सो पास पेपर क्वेश्चन, ठीक है ना। ये सर आपने जो शेयर फोल्डर रखा है उसमें है सर? हाँ जी, हाँ जी, उसमें शेयर फोल्डर के अंदर ये एक सेपरेट फोल्डर मैंने बनाया हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ, रुकिए सर। मैं ये जब जूम की मीटिंग ऑन होती है ना, तो फिर नेट थोड़ा सा स्लो हो जाता है, इसको जरा, वहाँ पे एक फोल्डर बना हुआ है शेयर फोल्डर में पास पेपर्स के नाम से, बाकी लोगों ने देखा होगा। ये देखिए ना, इसमें पहला ही सीरियल नंबर पास पेपर का है, फोल्डर के अंदर फोल्डर बना हुआ है, सब फोल्डर बना हुआ है, उसमें पास पेपर्स के सारे जितने भी अटेम्प्ट्स पास पेपर्स की आपके लिए रेलेवेंट है ना, उनके क्वेश्चंस भी हैं, उनके आंसर्स भी हैं। बल्कि इनफैक्ट कि ये पहला आइटम था जो मैंने शेयर फोल्डर में रखा था। ये देखिए, ये सारे पेपर्स पड़े हुए हैं इसके अंदर, क्यू से क्वेश्चन, ए से आंसर, ठीक है। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू सो मच। ओके, ओके, कोई सवाल आपके पास नहीं है, ठीक है। अच्छा, ये मैंने आपको ना कल एक स्क्रीनशॉट भिजवाया था, जो कि इसके इसके अंदर भी है आपके। अच्छा, यहाँ पे अजान 1 मिनट हो रही है, ज़रा 1 मिनट। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अलैहि
आई थिंक कि आप लोग ना नमाज पढ़ लें, तो फिर हम कोई 5-10 मिनट में शुरू करते हैं फिर, ठीक है? अज़ानें हो गई यहाँ पे, ठीक है क्लास? सर अभी तो 15 मिनट पड़े हैं ना नमाज में। नहीं, अज़ानें अब हो गई है ना, अज़ानें तो हो रही हैं, 5:15 अज़ान शुरू हो जाती है। सर वो असल में ये पेशावर वाले बच्चे कहेंगे कि हमारी हाँ, बात। ये भी बात सही है। चलें ठीक है, 5:30 पे कर लेंगे जमात। हाँ जी ठीक है, ठीक। पेशावर वाला खैर एक ही बच्चा है, एक ही है, 2 एक से ज़्यादा है पेशावर वाले? सर उतनी देर प्रोविजन वाला एक दफा ना डिवाइड हाँ, मैं बता देता हूँ। इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ सवाल, कोई जवाब कोई पूछ ही नहीं रहा। मैं तो बड़ी देर से पूछ रहा हूँ कि कोई सवाल है, लेकिन सब लोग सब खामोश हैं। अब प्रोविजन वाला तंग कर रहा है सर अभी। नहीं, तंग नहीं करेगा। क्या ये इसमें कौन सा पॉइंट है? प्रोविजन वाला वो करंट टैक्स में? जी सर। करंट टैक्स तो बहुत आसान चीज है यार। उसमें आपको बैड डेट्स की प्रोविजन का पता है? बैड डेट्स की प्रोविजन क्या करते हैं? सेम जो बैड डेट्स का सेम बैड डेट का जो कॉन्सेप्ट है ना, वही सेम कॉन्सेप्ट है, कोई चेंज तो नहीं है उसके अंदर। ये देखिए ना, मैंने कल आपको करवाया था, ये देखिए इसके अंदर कि अगर आपका डेबिट बैलेंस होगा ना प्रोविजन का, तो उसको आप ऐड कर देंगे, क्रेडिट बैलेंस को लेस कर देंगे, बस सिंपल। उसमें तो कोई चक्कर नहीं है। तो ये बैलेंस ही कैसे आ रहे हैं, यही तो मैं पूछना चाह रहा था उधर, यही तो किसी को समझ नहीं आ रही है। ये बैलेंस कैसे आ रहा है? जी सर। अच्छा चलो मैं ये बताता हूँ। ये मैं केस ए में ना डेबिट बैलेंस लेके आता हूँ। चले, ये आपका ये टी अकाउंट है, ठीक है, प्रोविजन का। ओके, लेट सपोज ये जो ईयर है ना, जिस ईयर की बात हो रही है, ये टैक्सेबल प्रॉफिट, इसकी बात हो सर रही इस है। क्वेश्चन में नहीं, वो जो करंट टैक्स वाला करवाया था ना, उसमें जाके करेंगे। ये वही है यार। अच्छा, करंट टैक्स वाला सवाल, वो कौन सा सवाल है? क्वेश्चन नंबर 1 ये ना वाला? सर 1 मिनट इमेज में देख। यस सर, ये वाला ये वाला। क्वेश्चन हाँ, नंबर। तो इसमें देखिए ना, इसमें जो आपके पास 2019 में आपने प्रोविजन मेंटेन किया 1,20,000 की, ठीक है ना, और 2020 की प्रोविजन होगी 1,35,000 की। इसमें ना थोड़ा सा ये कि अमाउंट इत्तेफाक से ना मैच कर रहे हैं। 1,35,000 की फिगर आपको कंफ्यूज कर रही होगी ना, ठीक है? तो उसमें एक काम काफी करते हैं, ज्यादा उसमें करी। हाँ, उसमें फिर ये काम करते हैं कि थोड़ी सी चेंज कर लेते हैं ताकि आपको सवाल समझ में आ जाए। उसमें अब एक काम करें कि ये जो 4,50,000 है ना, इसको कट करके ना इसको 5 लाख कर लें, या इसको 4,72,000 कर लें, ताकि कुछ अमाउंट डिफरेंट हो जाए, ताकि आपको कंफ्यूजन हो जाए। इसको 4,75,000 कर लें, ठीक है? तो अब आप देखें कि यहाँ पे जो करंट टैक्स है 2019 का, वो आ जाएगा 1,20,000 इस सवाल के मुताबिक, ठीक है? और करंट टैक्स 2020 का अगर कैलकुलेट करें तो वो आता है 475 का लें जरा आप, 30% कितना आता है? 1,42,500। 1,42,500। चलिए, आप जरा फिगर डिफरेंट हो जाएगी, ठीक है जी। अच्छा, अब वो ये कहते हैं कि जी ये जो 1,20,000 है ना, इसके अगेंस्ट पेमेंट 2020 के किसी पीरियड के दौरान हुई होगी ना। भाई ये तो प्रोविजन रिकॉर्ड हुई थी ना, एक्चुअल पेमेंट तो 2020 में किसी टाइम पे हुई थी, वो हमने 15 जनवरी को अज्यूम किया था, ठीक है? चलें अब इसको बिल्कुल शुरू से करते हैं। हाँ, बिल्कुल स्क्रैच से। ये लेट सपोज 2000 ये प्रोविजन का अकाउंट मेंटेन हो गया, प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स। अच्छा, इसका पता है क्या मतलब है? अगर आपको कि ये प्रोविजन वाला समझ नहीं आ रहा, आपके बैड डेट्स के एक्सपेंस, जो बैड डेट एक्सपेंस के कॉन्सेप्ट है ना, वो वीक है वो, क्योंकि वहाँ पे स्टूडेंट्स को वो वहाँ पे भी प्रॉब्लम ज़्यादा, सबसे ज़्यादा मुश्किल जो है ना फंडामेंटल लेवल पे बैड डेट्स पढ़ाना होता है। उसको बच्चा समझ ही नहीं था कि ये क्यों अंडर ओवर वो क्यों हो रही है, लेकिन बहरहाल कोई बात नहीं, ये कोई इतना कोई साइंस है नहीं। ओके जी, ये आपने 2019 की बात हो रही है, 2019 यानी 31/12/2019 को आपने एंट्री पास की होगी,
क्या एंट्री पास की जरा बताएं? इनकम टैक्स Tax. एक्सपेंस डेबिट और प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स क्रेडिट, ये एंट्री पास की होगी आपने? जी सर। यस ठीक है। सर। ये आपने ये वाली एंट्री जो ये 120 है ना, इसके अगेंस्ट आपने ये एंट्री पास कर दी, ये 120 रिकॉर्ड कर लिया। ठीक है। अच्छा, अब क्या हुआ जब 2020 शुरू हो गया, ठीक है, ये आपने उस साल एक्सपेंस में रिपोर्ट कर दिया, 2020 शुरू हो गया। अब टैक्स वाले कहते हैं जी मुझे 2000 इसकी एंट्री करें, यानी इसके पेमेंट करें। जब पेमेंट करते हैं तो आपने इसको ये अब केस नंबर ए कर रहे हैं, ठीक, केस नंबर ए में आपने इसकी पेमेंट इतने से ही कर दी 1,20,000 से, तो ये हो गई ये 15 जनवरी 2020 को आपने एंट्री कर दी, प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स डेबिट और कैश क्रेडिट। ठीक है, ये आपने एंट्री पास कर दी। जब ये एंट्री पास कर दी तो ये अकाउंट क्लोज हो गया। ठीक है, इस अकाउंट में कोई बैलेंस नहीं है, क्योंकि जितनी आपने प्रोविजन रखी थी, जितनी कमेटी डाली थी, उतना ही खर्चा हो गया। ठीक है ना, जितना आपने एक्सपेंस बुक किया था, एक्चुअल खर्चा भी उतना ही हो गया ना। ये पॉइंट नंबर ए के अंदर, ये ए की बात हो रही है। ठीक है, बी और सी में यस आप सर। बात करें। ठीक है। अच्छा, 2020 में आ जाए। 2020 में क्या होगा कि जब 2020 की बारी आएगी तो पीछे की कोई चीज पेंडिंग नहीं है, ना पीछे अंडर है ना पीछे ओवर है, क्योंकि जो आपने रिकॉर्ड किया था वही आपने पे कर दिया। ठीक है ना, तो आपने सिंपल जाना है 2020 में जाना है, और आपने 31/12/2020 को आपने एंट्री पास करनी है, सेम एंट्री, इनकम टैक्स एक्सपेंस डेबिट और प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स क्रेडिट 1,42,500। ठीक है, ये एंट्री पास होगी। ये देखें, यही एंट्री जो है ना। अच्छा, ये चीज याद रखिएगा कि ये पोस्टिंग हो रही है, एंट्री आपने ये देखें पास की हुई है। अगर मैं यहाँ पे अमाउंट चेंज कर दूं, मैंने अमाउंट नहीं चेंज किया हुआ, ये वाला, वो एक बंदा कहता है जी पहले 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 जो है ना वो एंट्री होती है बाद में, लेकिन मैंने चूंकि आपको एंट्री समझा दी है, अब मैं पोस्टिंग समझा रहा हूँ ना। ठीक है, तो 475 ये नहीं, ये एंट्री हो गई। ये अब देखें, ये वाली जो एंट्री है ना, ये वाली एंट्री, ये वाली जो एंट्री है वो ये इधर जाके देखें, ये वाली एंट्री हो गई। ठीक है जी, ये अकाउंट क्लोज हो गया। अब देखें, कोई चीज पेंडिंग नहीं थी आपकी पिछले साल से, लिहाजा जो चीज रिकॉर्ड की है वही आपने पोस्ट भी कर दी है। ये पॉइंट क्लियर हो गया, ए पॉइंट। यस सर। ए। अब आ जाए बी में। अब मेरे पास यहाँ पे कॉपी करने का ऑप्शन नहीं है, मुझे दोबारा बनाना पड़ेगा, पता नहीं अभी कॉपी कैसे होता है। बहरहाल चलें, ये दूसरा, अब बी केस में आ जाए। बी केस में मैं दोबारा प्रोविजन का अकाउंट मेंटेन कर रहा हूँ, ये प्रोविजन का अकाउंट दोबारा बन रहा है, ये केस नंबर बी है, प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स, और ये 31/12 को आपने वही एंट्री की है, सेम वही रिपीट हो जाएगा 1,20,000 से। अच्छा, अब यहाँ पे है मसला कि जब आप पेमेंट करने के लिए गए हैं ना, तो इनकम टैक्स वाले कहते हैं जी आपने पेमेंट करनी है 135, तो आपने जाके पेमेंट इसकी एंट्री पास की, प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स डेबिट 135 से, ये 15 जनवरी को, ये 135 से आपने एंट्री की है, और कैश क्रेडिट 135। अब क्या हुआ, आप देखें यहाँ पे मसला आ गया कि यहाँ पे प्रोविजन के अकाउंट का डेबिट बैलेंस आ गया, यहाँ पे प्रोविजन के अकाउंट का डेबिट बैलेंस आ गया। कितना आ गया जी डेबिट बैलेंस? 15,000। ठीक है जी, 15,000 डेबिट बैलेंस। इसका अब ये 15,000 है क्या? ये 15,000 वो अमाउंट है जो अमाउंट पिछले साल का एक्सपेंस होना चाहिए था, लेकिन आपने इतने से पिछले साल कम एक्सपेंस रिकॉर्ड किया। ऐसे ही है ना जी भाई। ये 1,35 की पेमेंट किस साल, ये 1,35 की पेमेंट किस साल के अगेंस्ट है? पिछले साल के अगेंस्ट है ना जी। जी सर। तो हाँ, तो पिछले साल के अगेंस्ट इतना एक्सपेंस आपने कम बुक किया। ठीक है, तो ये कहलाती है अंडर प्रोविजनिंग। ये अंडर प्रोविजनिंग है। डेबिट बैलेंस आता ही तब है जब आपका प्रोविजन डेबिट अंडर हो जाए। ठीक है, तो ये इज अ केस फॉर अंडर प्रोविजनिंग, अंडर प्रोविजनिंग। अब इस साल अगर आपने 1,35,000
सॉरी 1,42,500 की प्रोविजन क्रिएट करनी है ना, लेकिन अगर आप इसको 1,42,500 से क्रेडिट करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका बैलेंस हो जाएगा ना वो 27,500 आ जाएगा, जो कि रिक्वायर्ड नहीं है, जो कि रिक्वायर्ड से कम है ना। भाई आपने कितनी प्रोविजन मेंटेन करनी है, आपने 1,42 प्रोविजन मेंटेन करनी है, लेकिन कुछ कमी पिछले साल की भी रह गई है ना, उसको भी तो पूरा करो। तो उसको पूरा करने के लिए ये अंडर प्रोविजनिंग का अमाउंट ऐड करके एंट्री करेंगे। वो ऐड किया आपने, ऐड कैसे किया, ये देखें जी नीचे ये 1,42,500, 1,42,000, ये मैं चूंकि अमाउंट चेंज किया है तो ये 15,000 इसमें ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1,42,000। 57,500। हाँ एक मिनट में जरा ये कर लूँ, प्लस 15,000। असल में मुझे ये कंफ्यूजन इसलिए हुई है कि आप इसमें 1,35 की फिगर बड़ी जगह रिपीट हो रही है, तो बच्चे कहते हैं पता नहीं ये 1,35 कहाँ से आ गया, तो ये मैं अमाउंट इसमें चेंज कर दिया। अब देखें सर अब आ गया समझ ये वाला। अब 1,57,500 जब आप पोस्टिंग करेंगे ना, जरा पोस्टिंग करें 31/12/2020 को पोस्ट करेंगे, 1,57,500 से पोस्ट करें। अब आप इसका बैलेंस निकालें, 1,42,500 वो ही आएगा जो आपको रिक्वायर्ड है, यानी अब इसका जो बैलेंस आएगा ना वही आएगा जो आपको रिक्वायर्ड है, 1,42,500। दिस इज व्हाट रिक्वायर्ड। इस चीज को लाने के लिए आपने ऐड किया है, अगर आप ऐड ना करते तो वो बैलेंस तो डेबिट होता, वो ये कम हो जाता ना उस अमाउंट से। तो ये जो 1,57,500 है इसके अंदर आपने डेबिट बैलेंस को क्या किया है, ऐड करके एंट्री की है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एडिड टू करंट टैक्स ईयर, ये अंडर प्रोविजनिंग में ऐड होता है। अच्छा अब चूंकि मैं ये एक्सप्लेन करूं तो मैं इसको ओवर को भी एक्सप्लेन करता ताकि जरा किसी का अगर कॉन्सेप्ट वहां पे थोड़ा सा वीक है तो वो पूरा हो जाए। और ये सेम चीज बैड डेट्स के अंदर भी है। चलिए आप ओवर के अंदर आ जाएं। अच्छा अब ये सी केस है, सी केस में आपके पास प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स का अकाउंट बनाया जाता है। ओके, प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स, दैट इज 31/12/2019 को ये आपने वही सेम 1,20,000 से एंट्री की। अच्छा अब आप जब टैक्स पे करने के लिए गए तो यहाँ पे जितने से आपने प्रोविजन रिकॉर्ड की थी ना उतने से यूज नहीं हुई है, उतने से यूज नहीं हुई है, ठीक है ना। वो पेमेंट होगी 15 जनवरी को, वो आपने की है 1,15,000। जब 1,15,000 से आपने पेमेंट की है तो आपने तो देखिए ना, ये ऐसी बात है कि आपने किसी काम के लिए 1,20,000 रुपए मुख्तस किए हुए थे और एक्चुअल जो खर्चा आया वो उससे कम आ गया, तो आपके पास बच गया ना कुछ अमाउंट, तो आप अगले साल जब कोई चीज रखोगे ना तो उस अमाउंट को भी इस्तेमाल कर लोगे ना जो पीछे पड़ा हुआ एक्सेस। तो ये केस है ओवर प्रोविजनिंग का। अब इस केस में क्या है कि जब आप करंट ईयर का एस्टिमेट करने के लिए जाओगे तो कुछ एस्टिमेट पुराना वाला बचा पड़ा हुआ है, ठीक है। आप कहोगे यार पुराना वाला बचा पड़ा हुआ है तो हमें सारा का सारा एक्सपेंस इस साल रिकॉर्ड नहीं करना चाहिए, कुछ पिछले साल का भी इस्तेमाल कर लेते हैं। तो आप क्या करोगे, अब आपको क्या करना है, इसका क्रेडिट बैलेंस आ गया, चले बैलेंस निकालें। कितना क्रेडिट बैलेंस है, 5,000। 5,000 क्रेडिट बैलेंस है। ओके, ये 5,000 क्रेडिट बैलेंस आ गया। अब आप जब यही सेम अमाउंट 1,42,500 से एंट्री पास कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 1,52,500 हो जाएगा, ये 1,47,500 हो जाएगा, ठीक है। हालांकि आपको चाहिए कितना, 1,42,500। 1,42,500 चाहिए, तो आप बोलोगे यार मुझे चाहिए 1,42,500, लेकिन मेरे पास जो प्रोविजन बची पड़ी हुई है वो 5,000 पड़ी हुई है, तो मैं डिफरेंस अमाउंट से एंट्री पास करता हूं ताकि टोटल मेरे पास 1,42,500 ही बच जाए एंट्री करने के बाद। तो आप माइनस करके एंट्री कर दोगे। माइनस जब करोगे तो आप माइनस करें, मैं यहाँ माइनस करता हूँ 1,42,500
1,42,500 माइनस 5,000, तो ये हो जाएगा 1,42,500 माइनस 5,000, तो ये 1,37,500 हो जाएगा। तो 1,37,500 आप उससे एंट्री पास कर दें। ये एंट्री पास होगी 31/12/2020 को 1,37,500 से। अब इसका बैलेंस कितना आ जाएगा, क्रेडिट बैलेंस? 1,42,500। 1,42,500 जो रिक्वायर्ड था। अगर आप गौर करें, मैं ये जरा एक चीज बता दूं, अगर आप गौर करें तो इन तीनों केसेस के अंदर मैं ये डब्बे बना रहा हूं, ये भी 1,42,500 है, ये भी 1,42,500 है, और ये भी 1,42,500 है। यानी एंड रिजल्ट तीनों केसेस में सेम है, ठीक है ना? एंड रिजल्ट तीनों केसेस में सेम है। क्यों सेम है? इसलिए सेम है कि आपको चाहिए इतना, आपको 2020 में इतना ही चाहिए ना, इतना लेके आना है आपने। उस लाने के लिए आपने देखा कि भाई मेरे अकाउंट की एग्जिस्टिंग सिचुएशन है क्या, उसके अगेंस्ट कोई डेबिट बैलेंस पड़ा हुआ है, कोई क्रेडिट बैलेंस पड़ा हुआ है, तो मुझे उसको भी अकाउंट फॉर करना है, ताकि मेरा रिजल्टेंट अमाउंट वही आए जो मुझे रिक्वायर्ड है। ठीक है जी, ये कॉन्सेप्ट है प्रोविजन का, अंडर प्रोविजन का। थैंक यू सर, अब समझ आ गया, अब नहीं है कंफ्यूजन कहीं। और सर एक और और ये बात वेरीफाई करनी थी। और ये सेम चीज जो है ये बैड डेट्स में भी है। हाँ जी पूछें सर वो बी केस में ये जो 15,000 आ रहा है जैसे डेबिट साइड पे, और ओवर प्रोविजन में 5,000 क्रेडिट साइड पे, ये ब्रॉड डाउन बैलेंस होगा, कैरेट डाउन नहीं है ना सर? हाँ हाँ, ये ब्रॉड डाउन है ना, यस ये सर, तो थैंक सिंपल यू। बुक की, मैंने शॉर्टकट मारा है ना यार, ये तो आप लोग माशाल्लाह नहीं एक्सपर्ट नहीं सर, आदमी मुझे हो। समझ आ गई, मैं बस वेरीफाई कर रहा था, मुझे पता है वो। हाँ, ये तो हाँ आखिरी जो बैलेंस है उस साइड पे आना चाहिए, ये वो है, हाँ जी वरना सर। उतनी, वरना तो वो तो फिर बहुत ही वर्किंग बेसिक चला जाएगा। मैंने शॉर्टकट जरा लगाया है उसको। यस सर। अब तो देखिए, टी अकाउंट तो ना आप समझने के लिए बनाए जाते हैं, फिजिकली टी अकाउंट बनते ही नहीं है। अब तो समझाने के लिए लोग टी अकाउंट बनाते हैं। जी जी जनाब, और कोई सवाल? जी अच्छा, इसको ना, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें, ये मैं ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि ये इत्तेफाक से मैंने एक्सेल पे नहीं किया, ये इस टूल के ज़रिए मैंने किया सर है। मैंने तो ले लिया स्क्रीनशॉट। हाँ, इसको स्क्रीनशॉट लेके ना, ये बल्कि मैं भी लेके ना इसको इसी के नीचे सेव कर लेता हूँ। मैं एक स्क्रीनशॉट लेके इसमें इसी सर के ये नीचे अल्टरनेटिव एंट्री पॉइंट 2 जो है ना, इसको पॉज कर देते, तो वो रिलेट नहीं करता इससे। पता नहीं मैंने क्या किया अल्टरनेटिव। अच्छा हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है, ये किसने करवाई थी पता नहीं, ये मैंने तो नहीं की थी यार। चलो इसको मैं यहाँ से ख़त्म ही कर देता हूँ। ओके, ओके जी। अब ये एक मैंने आपको ना पढ़ने को दिया था, ये आपने पढ़ लिया होगा, और ये बड़ा अच्छा लिखा हुआ था, तो मैंने एज इट इज वहीं से कॉपी करके ना ये नीचे रेफरेंस भी मैंने दे दिया, ये एक जगह से मुझे मिला था, तो मैंने इसको लिखा है, इज वेरी गुड एक्सप्लेनेशन, और इट इज ए ट्रू कॉन्सेप्ट ऑफ डेफर्ड टैक्स। ठीक है, ये सबने पढ़ लिया होगा, इसको हम आज अप्लाई करेंगे। तो आज की क्लास में हम शुरू करते हैं जी डेफर्ड टैक्स। नमाज। हाँ, नमाज पढ़ लें, नमाज, ठीक है जी, नमाज। चलिए जी, इसमें थोड़ी देर में फिर मिलते हैं 40 पे, 5:40 पे इंशाल्लाह। ठीक है यासीन साहब? जी सर, ठीक हो गया, बेहतरीन। नमाज भी करना।
जी क्लास स्टार्ट करें जी। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर कल यानी मुल्तान में बारिश हुई थी तो लाइट बंद थी, कल मैं लेक्चर नहीं दे सका, बस 2 मिनट का ओवरव्यू दे दे जो कल आपने स्क्रीनशॉट सेंड किया हुआ था। अच्छा वो 2 मिनट का तो है नहीं, लेकिन मैं आपको, आप आज ही क्लास लें, ठीक है, जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना अभी, इसको कंसंट्रेशन से सुने, तो इंशाल्लाह वो जो कल की चीज़ बताई थी ना मैंने, वो बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी आपको। वैसे मैं उसकी दोबारा जब आप क्वेश्चंस करेंगे ना, तो आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ें पूरी हो जाएंगी। मैंने बेसिकली आपको डेफर्ड टैक्स का कॉन्सेप्ट दिया था, लेकिन अब वो प्रैक्टिकली हमने करना है ना, तो ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा। वैसे कोशिश करूंगा उसके अंदर मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूँ। चलो थैंक यू सर। अच्छा, आगे जाने से पहले ना मैं एक छोटी सी बात आपसे शेयर करना चाहूँगा कि हमने बात की थी कि जो डिफरेंस होता है ना, वो हमने एसेट्स और लायबिलिटीज के थ्रू डिटरमिन करना है डेफर्ड टैक्स का, ठीक है जी। अच्छा, अगर कैरिंग अमाउंट चाहे वो कोई एसेट हो या लायबिलिटी हो, ठीक है, यानी अगर कोई प्लांट एसेट है या कोई लायबिलिटी है, उसकी कैरिंग अमाउंट को हम कंपेयर करेंगे, इज कंपेयर्ड। बेटा अपना माइक म्यूट रखें, इससे बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्शन आती है। या अल्लाह खैर, या अल्लाह पाक हम पे रहम फरमा। मेरी आवाज आ रही सबको? जी सर आ रही। जी जी। कैरिंग अमाउंट को जब हम कंपेयर करते हैं ना टैक्स बेस से, ठीक है, टैक्स बेस, चाहे वो कोई एसेट ही हो या कोई लायबिलिटी हो, ठीक है, अभी अब स्पेसिफिक, लेकिन मैं जनरल रूल बता रहा हूँ आपको, तो एक डिफरेंस आ जाता है, ठीक है, एक डिफरेंस आ जाता है। अगर डिफरेंस आ जाए ना, तो हमें मालूम करना होता है कि ये डिफरेंस टैक्सेबल है या ये डिडक्टेबल है, ठीक है ना। उस डिफरेंस को हम, अगर डिफरेंस आता है ना, अगर तो कोई डिफरेंस नहीं है तो कोई डिफरेंस नहीं है, कोई डेफर्ड टैक्स नहीं है, लेकिन डिफरेंस अगर आ जाए, ठीक है, तो उस डिफरेंस को हम मल्टीप्लाई करते हैं टैक्स रेट से, ठीक है। तो या तो वो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी होगी या वो डेफर्ड टैक्स एसेट होगा, ठीक है। वो जो अमाउंट आएगा ना, डिफरेंस को मल्टीप्लाई करेंगे टैक्स रेट से, तो या तो वो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी का अमाउंट होगा या वो डेफर्ड टैक्स एसेट का अमाउंट होगा। अब ये कैसे पता लगेगा, बताते हैं अभी। या वो डेफर्ड टैक्स एसेट होगा अगर तो वो ये डिफरेंस टैक्सेबल था, अगर तो वो डिफरेंस टैक्सेबल था, ये टैक्सेबल डिफरेंस था, तो वो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्रिएट करेगा। और अगर वो डिफरेंस डिडक्टेबल था, तो वो डेफर्ड टैक्स एसेट बनाएगा। मैं कल बात की थी, ठीक है। ये बात तो यहां तक क्लियर है ना, ये चीज? यस सर। हाँ ओके। अब ये चीज पता करना कि ये टैक्सेबल है या डिडक्टेबल है, उसके लिए हमने कहा था कि अगर एसेट होगा तो उसकी कैरिंग अमाउंट अगर ग्रेटर देन है टैक्स बेस से, तो वो टैक्सेबल कहलाएगा। और अगर लायबिलिटी है तो कैरिंग अमाउंट लेस देन होगी टैक्स बेस से, तो वो टैक्सेबल कहलाएगा।
लेकिन अगर यहाँ पे उसको डिडक्टेबल कहलाना है तो अगर एसेट होगा तो कैरिंग अमाउंट लेस देन टैक्स बेस से होगी तो वो डिडक्टेबल होगा, और अगर वो लायबिलिटी है तो कैरिंग अमाउंट मोर देन टैक्स बेस से होगी तो वो टैक्स डिडक्टेबल होगा। ये रूल ऐसा ये ऐसा ऐसा है क्यों, इसको फिल वक्त ना एज अ रूल ऑफ थंब आप याद रखें। फिर ये जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करेंगे ना, तो जब आप थोड़ा सा इस पे एनालाइज करेंगे न्यूमेरिकल एग्जांपल्स के बाद, तो फिर आपको ये चीज समझ में आ जाएगी कि ये रूल ऐसा ही क्यों है, ठीक है ना। लेकिन अभी फिल वक्त इस वक्त अगर वो रूल समझने के लिए लग गए ना, तो चूंकि न्यूमेरिकल हमने किए नहीं है अभी, ये जो है ना, ये पूरी शीट ये जो मैंने बनाई है, ये डब्बा, ये डेफर्ड टैक्स की समझ लें कि एक समरी है, छोटी समरी है, ठीक है जी। अच्छा, अब डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी भी हो सकती है, डेफर्ड टैक्स एसेट भी होगा। अच्छा, अब सवाल ये है कि अगर डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी आती है तो इसको रिकॉर्ड करते हैं इनकम टैक्स एक्सपेंस को डेबिट करते हैं, बढ़ाते हैं, और डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी रिकॉर्ड करते हैं। और अगर डेफर्ड टैक्स एसेट जनरेट होता है तो उसकी एंट्री होती है डेफर्ड टैक्स एसेट डेबिट और इनकम टैक्स एक्सपेंस क्रेडिट। यानी अगर डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी जनरेट होती है तो उससे हमारे करंट ईयर का इनकम टैक्स एक्सपेंस बढ़ जाता है, और अगर डेफर्ड टैक्स एसेट जनरेट होगा तो उससे हमारे करंट ईयर का इनकम टैक्स एक्सपेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, कम हो जाएगा सर। कम हो जाएगा। ये एंट्री मैंने आपके सामने पास कर दी है, ठीक है। अब हमने एक एग्जांपल करनी है, जिस एग्जांपल से हमने इसको फिगर न्यूमेरिक नंबर असाइन करना है, ठीक है। इस पूरे डब्बे में कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ रहे हैं, मैं फिर उस एग्जांपल की तरफ जाता हूं। सही, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी में एसेट्स और लायबिलिटी, ये एसेट लायबिलिटी तो सही है, एसेट्स क्यों आ रहे हैं? एसेट्स भी तो लायबिलिटी जनरेट कर सकते हैं ना भाई। अगर एसेट की कैरिंग वैल्यू ज्यादा है उसकी टैक्स बेस से, तो जो डिफरेंस आएगा वो लायबिलिटी क्रिएट करेगा डेफर्ड टैक्स की, ठीक है भाई। एक एसेट भी तो लायबिलिटी क्रिएट कर सकता है ना। डेफर्ड टैक्स की लायबिलिटी की बात हो रही है, वो एसेट ही, लेकिन डेफर्ड टैक्स की लायबिलिटी क्रिएट करेगा। बात समझ रहे हैं ना? सर कोई एग्जांपल दे दो, नहीं समझ आ रहा। हाँ, अभी एग्जांपल वही कराता हूँ मैं, एग्जांपल एक नहीं करनी, बहुत करनी है। एग्जांपल देने लगे हैं जी, ओके। ये समझ में, ये नोट कर ली सबने? यस सर। ओके, नोट हो गया। अब एग्जांपल की तरफ चलते हैं जी। बजाय मैं इसको छोटी छोटी एग्जांपल करने के ना, मैं कॉम्प्रिहेंसिव एग्जांपल करवाता हूँ, ताकि वो आपका जो कॉन्सेप्ट है ना वो हो जाएगा। देखें जी, क्वेश्चन लिखें, और मेरी आदत है कि मैं क्वेश्चन आपके सामने इसलिए ड्राफ्ट करता हूँ कि आपको बिल्कुल प्रॉब्लम की रूट से वो चीज़ समझ में आ जाए, ठीक है। लिखें जी, ऑन जनवरी 1, 2016 X Limited acquired an equipment costing rupees 1 lakh, having useful life of 4 years with nil residual value. For financial reporting purposes, the asset would be depreciated using straight line method. However, taxation authorities
will allow capital allowances against this equipment as 40%, 30%, 20%, and 10% respectively for all 4 years. ठीक है जी। यानी टैक्स वाले कहते हैं जी हम आपके डेप्रिसिएशन को नहीं मानते, हमारा तो अपना रेट है, पहले साल 40% डेप्रिशिएट कर दो, दूसरे साल 30 कर दो, तीसरे साल 20 कर दो, चौथे साल 10 कर दो, टोटल 100 हो गया। ठीक है जी, ओके। प्रॉफिट बिफोर टैक्स for all 4 years is assumed to be rupees 60,000 per year. Required क्या है जी? Required prepare income statement. Required prepared income statement. Prepare income statement या statement of profit and loss, SPL, for all 4 years. ठीक है, एक चीज हम और ऐड कर लें, the company has 3,000 ordinary shares issued. सवाल में किसी को कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ लें, सवाल में कोई चीज ना समझ आई हो तो आप पूछें। ठीक है जी, क्लियर। अब आप देखें कि यहां पे एक एसेट के अगेंस्ट जब आप डेप्रिसिएशन एक्सपेंस रिकॉर्ड कर रहे हैं तो उस एक्सपेंस का ट्रीटमेंट अकाउंटिंग में और है, टैक्सेशन वालों के लिए और है, जिसकी वजह से क्या होगा कि अकाउंटिंग वालों के लिए उस एसेट की कैरिंग वैल्यू कुछ और होगी और टैक्स वालों के लिए उसकी कैरिंग वैल्यू कुछ और होगी। और इसका रिजल्टेंट क्या होगा? इसका रिजल्टेंट ये होगा कि टैक्सेशन का अमाउंट डिफरेंट हो जाएगा। अब इस चीज को जरा समझते हैं। लेट्स सपोज ये 2016 जरा वो बना लेना, इसका 17, 2018 और 2019, ये 4 साल हमने ड्रॉ कर लिए। लेकिन जरा बड़ा क्लियरली एक यहाँ पे ना मोटी सी लाइन लगा लें, मोटी सी लाइन, कि ये जो रेड लाइन है ये इसके उल्टी तरफ जो है वो उसकी उल्टी तरफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स हैं। ठीक है, ये अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स हैं। ठीक है, अच्छा, जब मुझे स्पेस चाहिए होगी ना तो मैं फिर मूवमेंट करूंगा, वरना मैं मूव नहीं करूंगा। ठीक है, और ये टैक्स रिकॉर्ड्स है। अरे लाइन ना क्रॉस करना बस। नहीं, लाइन नहीं क्रॉस करता मैं। बोलो जी। अच्छा, अकाउंटिंग रिकॉर्ड और टैक्स रिकॉर्ड ये मैंने बना लिए। अच्छा चलें जी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखिए, प्रॉफिट बिफोर टैक्स अकाउंटिंग रिकॉर्ड में तो उसका नाम प्रॉफिट बिफोर टैक्स ही है ना। 2016 में भी 60,000 की बात की गई है, 17, 18 सबके 60,000 की बात की गई है। ठीक है, अच्छा जरा एक और मैं काम कर लूँ, जरा मैं इसको फॉर्मेटिंग कर दूँ। मैं इसीलिए आपके सामने ये बेसिक से बता रहा हूँ ताकि आपको वो डेफर्ड टैक्स की जो जड़ है ना वो समझ में आ जाए, और ये इंशाल्लाह एग्जाम्पल के बाद आपका बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा डेफर्ड टैक्स। ओके जी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है वो हमने कंप्यूट कर लिया है, बल्कि क्या गिवन ही था, हमें कंप्यूट क्या किया, वो 60,000 आ गया। इसमें से माइनस करेंगे इनकम टैक्स एक्सपेंस। अच्छा, अब इनकम टैक्स एक्सपेंस माइनस करने के लिए इस हम क्या करेंगे, टैक्सेशन रिकॉर्ड में जाएंगे, क्योंकि इनकम टैक्स तो पे होता है किसके ऊपर, टैक्सेबल इनकम पे होता है ना। तो हमें इनकम टैक्स एक्सपेंस रिकॉर्ड करने के लिए टैक्स रिकॉर्ड में जाना पड़ेगा। तो टैक्स रिकॉर्ड में जाएं और यही 4 साल आप बनाएं उधर,
लेकिन यहां पे इसको कहते हैं अकाउंटिंग प्रॉफिट। वो कहते हैं इसको अकाउंटिंग प्रॉफिट, टैक्स वाले इसको अकाउंटिंग प्रॉफिट कहते हैं। वो कहते हैं जी इस अकाउंटिंग प्रॉफिट के अंदर एक एक्सपेंस डेप्रिसिएशन का ऐसा है ऐड हुआ है जो हम नहीं मानते। यही कहा था ना, वो मानते ही नहीं है, उसको वो ऐड बैक कर देंगे, उसे कहते हैं अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन। 25,000 वो 25,000 से हर साल आप क्या करेंगे, इसमें ऐड बैक कर देंगे। वो कहते हैं जी हमने तो टैक्स वाला डेप्रिसिएशन माइनस करना है, इसमें से माइनस करें फिर टैक्स डेप्रिसिएशन। वो कितना है? 40,000, 40,000, यहाँ आएगा 30,000। मैंने इसीलिए सिंपल सिंपल फिगर्स रखी ताकि आपको आसानी हो जाए, कोई ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। ठीक है जी। और अब आप क्या करें, इसका इफेक्ट निकाल लें, इसका इफेक्ट निकाल लें। जी पहले साल टैक्सेबल प्रॉफिट क्या आया? 45 आया। अगले साल 55, फिर 65 और फिर 75। आप देखें कि अगर आप ट्रेंड देखें तो पहले दो साल ये जो मैंने ग्रीन किए, ग्रीन पहले 2 साल आपका जो टैक्सेबल प्रॉफिट है वो आपके अकाउंटिंग प्रॉफिट से कम है, लेकिन अगले 2 साल आपका ये जो ब्लू कर रहा हूं, ये जो अकाउंटिंग प्रॉफिट से ज्यादा आपका टैक्सेबल प्रॉफिट है। और अगर आप वैल्यू कैलकुलेट करें ना, तो एग्जैक्टली सेम अमाउंट से कम है और सेम अमाउंट से ही ज्यादा है। ठीक है, ये दोनों अमाउंट रिवर्स हो रहे हैं। इसका रीजन ये है, सुनिएगा रीजन क्या है, बड़ा इंपॉर्टेंट रीजन ये है कि हमारा जो डेप्रिसिएशन पूरे 4 सालों का है ना, वो अकाउंटिंग वालों ने भी 1 लाख रिकॉर्ड किया हुआ है और टैक्स वालों ने भी 1 लाख ही रिकॉर्ड किया हुआ है। लेकिन क्या है, टाइमिंग का डिफरेंस है। पहले 2 साल हमने ज्यादा डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड किया और अगले 2 साल हमने अकाउंटिंग से कम डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड किया, जिसका रिजल्टेंट फैक्टर टैक्सेबल प्रॉफिट में रिफ्लेक्ट हो गया। ये बात समझ आ गई ना? बड़ी सिंपल सी बात है। ठीक है, ओके। अब आप इनकम टैक्स एक्सपेंस निकाल लें। इनकम टैक्स एक्सपेंस वो कैसे, वो कितने भाई 30% हमें रेट नहीं दिया, सॉरी यहाँ पे वो मैंने रेट लिख दिया। तो जो इनकम टैक्स एक्सपेंस है, जो टैक्स रेट है वो कितना 30% चलने लें, 30% है। तो इनकम टैक्स एक्सपेंस का रेट 30% है, अप्लाई कर दें इसके ऊपर 30%, 13,500। हाँ, इसका मल्टीप्लाई करें 0.3, 20,500 नहीं सॉरी 13,500, 16,500, 19,500 और 22,500। ठीक है जी, ये आ गया टैक्स। अच्छा, अब ये यहां जाके हमने रिपोर्ट करनी है फिगर। तो ये फिगर आप ये रिपोर्ट करें, 13,500 यहाँ लेस हुआ, ये यहाँ लेस हुआ, ये यहाँ लेस हुआ, ये लेस हुआ। ठीक है जी, और ये नेट इनकम आ गई, नेट इनकम आ गई। अच्छा, ये मैं ब्लू की जगह पे ना, रेड की जगह पे इसको ब्लू कर दूं ताकि आपको ज़रा थोड़ा सा, क्योंकि मैंने रेड कुछ और करना है। ओहो, ओके जी। अच्छा, अब आप देखें कि नेट इनकम पहले साल 40,500, अगले साल 43,500, फिर 40,500 और फिर 37,500। ठीक है, और एक ईपीएस भी निकालने चले आप। ईपीएस कैसे आएगा? अर्निंग्स को डिवाइड कर लेंगे। 3,000 है, चलो मैं 3,000 पे डिवाइड कर लें। 16 रुपए, 15 रुपए, 14 रुपए और 13 रुपए। इसको जरा मैं वो 2 फिगर पे लेके जाऊं। ये ली, ये तो जुल्म हो गया। जुल्म क्या हो गया? जुल्म ये हो गया कि अकाउंटिंग प्रॉफिट, एक्चुअली जिसको प्रॉफिट बिफोर टैक्स कहते हैं, कंपनी की परफॉर्मेंस तो ठीक है ना, 60 इक्वल है, लेकिन कंपनी की अर्निंग पर शेयर डाउन हो रही है। तो शेयर होल्डर कहेगा यार कंपनी परफॉर्म ही नहीं करी। हालांकि कंपनी तो टैक्सेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू को अगर इग्नोर करें तो कंपनी तो अपने बिजनेस ऑपरेशन से एक ही लेवल पे प्रॉफिट जनरेट कर रही है। तो हमारी अर्निंग पर शेयर डिफरेंट क्यों है?
या हमारी नेट इनकम डिफरेंट क्यों है, ये सवाल पूछा जाएगा। इस सवाल का आंसर ये है कि जी आपने क्या किया है, सुने, आपने इनकम टैक्स एक्सपेंस को जो रिपोर्ट किया है ना, ये मैचिंग कॉन्सेप्ट के मुताबिक रिपोर्ट नहीं किया, क्योंकि जो पहले साल 13,500 की जो आपने इनकम टैक्स एक्सपेंस कैलकुलेट किया है ना, ये 45,000 के अगेंस्ट है, लेकिन रिपोर्ट वो 60,000 के अगेंस्ट हुआ है। तो ये आपस में रिजेंबलेंस नहीं रखता। इट मींस के ये एक्सपेंस अगर 60,000 को देखें ना तो ज्यादा होना चाहिए, और ये है कम। अच्छा आप इधर आ जाएं, 2019 में आ जाएं। 19 में ये एक्सपेंस ज्यादा रिपोर्ट हुआ है, लेकिन ये एक्सपेंस होना कम चाहिए। क्यों कम चाहिए? कि ये एक्सपेंस 75,000 के अगेंस्ट कंप्यूट हुआ है, हालांकि आपकी इनकम 60,000 है। बात समझ में आ रही है ना? तो इसका मतलब ये हुआ कि कुछ ऐसा वेरिएबल प्लग करना आप भूल गए हैं, या आपने नहीं प्लग किया, जिसने इस डिस्टॉर्शन को क्रिएट किया है। वो है डेफर टैक्स। अब मैं जरा ना डेफर टैक्स को यहां पे प्लग करता हूं, जरा देखिएगा कैसे प्लग होता है। जरा मैं ये जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड वाली इनकम स्टेटमेंट है ना, इसका जरा फॉर्मेट थोड़ा मैं चेंज करता हूं, ठीक है? और आपने जरा उसको देखता है गौर से। ये आपको प्रॉब्लम समझ में आ गई है? हाँ जी जी सर जी। भाई, इस इनकम टैक्स के रूल को अप्लाई करके सिर्फ करंट टैक्स मैंने इनकॉर्पोरेट किया है ना, मैंने डेफर टैक्स इनकॉर्पोरेट नहीं किया। तो जिस डेफर टैक्स को ना इनकॉर्पोरेट करके जो एनोमली क्रिएट हो गई है अकाउंटिंग रिकॉर्ड में, वो आपको क्लियर हो गई है कि मसला क्या बना है? तो यहाँ तक पिक्चर क्लियर है। हाँ, तो वही तो मैं पूछ रहा हूँ कि ये मसला समझ आ गया ना? जी 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 सर, सर, समझ गया। हाँ हाँ, बस ये अभी आगे सिंपल करता हूँ मैं इससे, और आगे इससे भी आसान मामला है। सर इसको ना छेड़िएगा, इसको नीचे कॉपी कर लेता, क्या मैं डिफरेंस और बता नहीं देगी। छेड़, इसको छेड़ना पड़ेगा, क्योंकि चले इसको नहीं छेड़ता, चले नीचे कॉपी ये कर लें। और 1 मिनट कर लेता है। अच्छा चलो, मैनू दसना पड़ेगा तो स्तानू, ठीक। पिक्चर ये क्लियर है इस 1 मिनट, इसके ऊपर लिखे विदाउट डेफर टैक्स। चलें, ये अच्छा हो गया, विदाउट Thank you. डेफर टैक्स, ठीक है जी। और यहाँ पे सिर्फ लिख लें करंट टैक्स, ये करंट है। ये बात समझ में आ गई? ये बात क्लियर है ना? अच्छा अब आ जाए विद डेफर टैक्स। विद डेफर टैक्स, और थोड़ा सा एरिया में ज्यादा चाहिए था आपका, फिर विद डेफर टैक्स। अच्छा, विद डेफर टैक्स के लिए हमें 2 कॉलम बनाने पड़ेंगे, करंट टैक्स और डेफर टैक्स। टोटल इनकम टैक्स, टोटल इनकम टैक्स एक्सपेंस, और फिर नेट इनकम आएगी ना। अच्छा मैं जरा इसको थोड़ा सा फॉर्मेट कर लूं, क्योंकि फॉर्मेटिंग से बहुत सारी चीजें ना एकदम क्लियर हो जाती हैं। लो जी, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया। लो जी। अच्छा, करंट टैक्स तो वही है ना जो ऊपर निकाला हुआ है आपने, वो तो चेंज नहीं ना हो सकता, वो तो वही है, ठीक है जी। करंट टैक्स तो वही है, ये जो ऊपर आ गया, ये भी करंट टैक्स, करंट टैक्स, करंट टैक्स, करंट टैक्स, ठीक है जी। करंट टैक्स तो वही है। अब डेफर टैक्स हमने प्लग करना है, ठीक है जी। और उससे फिर ईपीएस भी निकालेंगे ना, फिर हम बाद में जाके फिर हम एक ईपीएस भी निकाल देंगे। चलें, ईपीएस भी निकाल। लो जी, ये फॉर्मेट सबको क्लियर हो गया। फिर डेफर टैक्स में अपने डेफर टैक्स प्लग करना है। चलें जी, डेफर टैक्स निकालने के लिए हमने क्या कहा था, हमें कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस को कंपेयर करना है। बात समझ में आ रही है ना? तो एक लिखें यहां पे लिखें ईयर। क्या कैलकुलेट करना है? कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस को कंपेयर करना है ना, तभी तो डिफरेंस आएगा ना भाई। किसी एसेट की
और लायबिलिटी की कैरिंग अमाउंट को जब उसकी टैक्स बेस से कंपेयर करेंगे तभी तो पता लगेगा ना कि टेम्पररी डिफरेंस है और वो टैक्सेबल है, डिडक्टेबल है, तभी तो डेफर्ड टैक्स अमाउंट आएगा ना। यही तो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो 2016 से शुरू करते हैं जी, 2016 से शुरू करते हैं। अच्छा ये मुझे बताएं, यहाँ पे एसेट इन्वॉल्व है या लायबिलिटी इन्वॉल्व है? एसेट इन्वॉल्व है। एसेट है। एसेट कौन सा? नॉन करंट एसेट इन्वॉल्व है। यस सर। ओके, लिहाजा ये एसेट का केस है, ऊपर लिख लें, ये एसेट का केस है ताकि आपको याद रहे, भूले ना। और एसेट के रूल आपके पास कहीं चिट पे लिखे होने चाहिए ताकि आप उससे डिफाइन कर सकें। ये ईयर आ गया 2016। कैरिंग अमाउंट कितनी है जी? कैरिंग वैल्यू कितनी है 16 के एंड पे? 75,000 ना जी, क्योंकि पहले साल 1 लाख रुपए था, जब आपने 25,000 डेप्रिसिएशन चार्ज करे तो आपके 75 रह गई ना। हाँ जी 75 रह गई सर 75। हाँ 75। जरा अपनी बत्तियां दिमाग की ऑन रखनी है जी, इसमें जरा सी बत्ती भी ऑफ हुई ना तो वो फिर मसला बन जाएगा। अभी जरा वर्किंग होने लगी, देखें जरा। सर हम तो लाइट, इतनी लाइट जाती है हमारी बत्ती। गवर्नमेंट की अगर लाइट बंद कर दी फिर क्या करेंगे? हमारी तो वहाँ की बत्ती किसी काम की है। तो चलो फिर दुरूद शरीफ पढ़ा करें, अल्लाह पाक करम करेगा। हाँ, कैरिंग वैल्यू को कंपेयर करें टैक्स बेस से। अच्छा आपको बताया टैक्स बेस कितनी है पहले साल के एंड पे? 60,000। वेरी गुड, एक्सीलेंट। थैंक यू। ये 60,000 है। कैसे पता कि पहले साल उसने आपको 40,000 का डेप्रिसिएशन अलाउ कर दिया है? ठीक है, तो ये डिफरेंस आ गया। कितना डिफरेंस है? 15,000 का सर। 15,000 का। अब मुझे ये बताइए कि ये डिफरेंस टैक्सेबल है, डिडक्टेबल है? टैक्सेबल है। ये डिफरेंस टैक्सेबल है या ये डिडक्टेबल है? ये टैक्सेबल है। अच्छा, जब ये डिफरेंस टैक्सेबल है तो ये डेफर्ड टैक्स एसेट बनाएगा या डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी बनाएगा? लायबिलिटी। ये डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी बनाएगा। अच्छा एक्सक्यूज मी सर, इसका मतलब सॉरी जी 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 सर, जरा यहाँ से एसेट से दोबारा स्टार्ट कर दें, ये 2016 जहाँ लिखा हुआ है। यस सर। हाँ चलें, यहाँ से 2016 पहला साल है ना जी हमारा, हम उसी की बात कर रहे हैं। 16 में 16 के एंड पे कैरिंग वैल्यू कितनी है अकाउंटिंग रिकॉर्ड में? 75,000। हाँ, और टैक्स बेस कितना है? 60। टैक्स बेस कैसे आया कि आपको उसने 40,000 का डेप्रिसिएशन अलाउ कर दिया है, तो उसके लिए अब 1 लाख में से 60,000 रिमेनिंग रह गया ना जी ठीक हो गया सर। हाँ, डिफरेंस आ गया 15,000 का। ये 15,000 टैक्सेबल है। अच्छा ये वाला कॉलम मैं ना नहीं बना रहा क्योंकि डेफर्ड टैक्स जब ये टैक्सेबल है तो ऑब्वियसली लायबिलिटी क्रिएट करेगा ना, ठीक है ना। जब टैक्सेबल डिफरेंस, ये अंडरस्टूड है कि लायबिलिटी क्रिएट करेगा। ये बात समझ में आ गई ना? हाँ जी। अच्छा अब डेफर्ड टैक्स निकालें। डेफर्ड टैक्स निकालने के लिए आप क्या करेंगे, जो एक कॉलम में ये बना रहा हूं, ये कॉलम ए है, ये कॉलम बी है, ये कॉलम सी है, ये डी कॉलम है, ये आएगा बी माइनस सी से, ऐसे ही जी। और ये जो सी डी ई कॉलम आया, ये एफ जो कॉलम आएगा ना डिफरेंस का, ये आएगा डी मल्टीप्लाई बाय 30% जो टैक्स रेट है हमारा, ठीक है। ये टैक्स रेट आ गया 4,500। कितना आएगा? 4,500 से। हाँ, इसको मल्टीप्लाई कर दें, इस डिफरेंस को मल्टीप्लाई कर दें 0.3 से, ये 4,500 आ गया। अच्छा अब मुझे बताएं कि डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी है 4,500, डेफर्ड टैक्स एसेट है? लायबिलिटी की। अच्छा अब मुझे बताएं, ये देखें लायबिलिटी की क्या एंट्री मैंने करवाई है आपको, ये देखें डब्बे में लिखी हुई है, इनकम टैक्स एक्सपेंस टू डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। हाँ, इसका मतलब ये हुआ कि ये एंट्री आपने पास कर दी है, ये एंट्री आपने पास कर दी है, ये एंट्री के माइंड में हो रही है कहीं ना कहीं।
अच्छा एक चीज ये कि एंट्री इस अमाउंट से नहीं होनी, एंट्री अगले कॉलम वाले अमाउंट से होगी, मूवमेंट के अमाउंट से। मूवमेंट क्या? अच्छा ये चीज समझिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट है। डेफर्ड टैक्स का जो अमाउंट आएगा ना, जो 4500 का लिखा हुआ है वैल्यू, ये टू डेट वैल्यू होती है। ये होती है टू डेट वैल्यू, यानी ये बैलेंस शीट वैल्यू होती है। दोबारा सुने, जो अमाउंट इस डिफरेंस को मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट की जाती है ना, ये उस दिन की बैलेंस शीट वैल्यू होती है। हमें प्रॉफिट लॉस में मूवमेंट को लेके जाना है कि पहले क्या थी और अब क्या हो गई है। जब ये अगले साल बनेगा ना, आपको समझ में आ जाएगी ये बात। लेकिन पहले साल, चूंकि पहले साल मूवमेंट भी वही है और टू डेट वैल्यू भी वही है। भाई आप मुझे बताएं, इस ईयर से पहले कोई वैल्यू है कभी? No, sir. नहीं है ना। इट मींस के मूवमेंट कितनी है? प्लस 4500, यानी 4500 से इजाफा हुआ है लायबिलिटी में। है वो लायबिलिटी, लेकिन 4500 से बड़ी है। ठीक है नहीं? जब 4500 से बड़ी थी तो आपने क्या एंट्री पास की? इनकम टैक्स एक्सपेंस डेबिट और डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्रेडिट। कितने से? मूवमेंट के अमाउंट से। 4500 से एंट्री पास कर दी आपने। ठीक है जी। जब इनकम टैक्स एक्सपेंस डेबिट किया तो आपके इनकम स्टेटमेंट वाले एरिया में एक एक्सपेंस 4500 से मजीद ऐड हो गया। ये देखें कि मैंने ऐड कर दिया, यहां पे कर दिया ऐड। अब टोटल इनकम टैक्स कितना हो गया? 18,000 हो गया। और अब माइनस करें, अब इसको माइनस करें तो ये हो जाएगा 42,000। अब देखें कि 42,000, ये जो 42,000 है, ये नेट इनकम बिल्कुल ठीक है। कैसे ठीक है? कि जो 18,000 इनकम टैक्स एक्सपेंस टोटल है, अब ये 60,000 से रिजेंबल कर गया है, क्योंकि इसमें जो कमी थी वो हमने पूरी कर दी है। ये लास्ट बिल्कुल दोबारा थोड़ा सा रिपीट कर। हाँ देखें, जब आपने डेफर्ड टैक्स का अमाउंट निकाला, ये जो कॉलम नंबर एफ है ना, ये बैलेंस शीट अमाउंट होता है, यानी एसएफपी अमाउंट होता है। एसएफपी अमाउंट होता है। और ये वाला अमाउंट होता है एसपीएल अमाउंट, यानी जो प्रॉफिट लॉस में जाता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये भूलनी नहीं आपने। खास तौर पे जब ये एमसीक्यूज करेंगे ना, वहां पे बहुत ज्यादा ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, और एमसीक्यूज वाले ने तो अखीर कर दी है इन सवालों की। बहुत अच्छे सवाल बनाए एमसीक्यू वाले ने। मतलब यू विल एंजॉय कि अगर आप ये सवाल सारे कर लेते हैं ना एमसीक्यूज के, यू विल एंजॉय अटेम्प्टिंग दोस क्वेश्चंस। लेकिन बहरहाल ये जो एसएफपी अमाउंट है, ये बैलेंस शीट में रिपोर्ट होगा इनकम टैक्स के डेफर्ड के अगेंस्ट। लेकिन प्रॉफिट लॉस में इसकी मूवमेंट जाती है। भाई ये तो सिंपल सी बात है ना, एक टू डेट वैल्यू है और एक फॉर द ईयर वैल्यू है। ये जो पहला कॉलम है ये टू डेट वैल्यू है और ये फॉर द ईयर अमाउंट है। हमने देखना मूवमेंट कितनी हुई है इसके अंदर। मूवमेंट हुई है 4500 से। अच्छा, ये जो 4500 की एंट्री क्या हुई होगी, इसकी एंट्री पास में करता हूं। देखें, इनकम टैक्स एक्सपेंस डेबिट 4500 से और डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्रेडिट 4500 से। ठीक है जी। अब जब इनकम टैक्स एक्सपेंस डेबिट हुआ तो आपने यहां पे एक्सपेंस और ऐड माइनस करना है ना। तो टोटल इनकम टैक्स करंट टैक्स 13,500 था, और आपने जो डेफर्ड टैक्स प्लग किया वो 4,500 प्लग किया, तो टोटल इनकम टैक्स कितना हो गया? 18,000। जब वो 60,000 से माइनस किया तो 42,000 आ गया। ये 42,000 इनकम। अब ईपीएस निकालें, ईपीएस को डिवाइड करें 3,000 से। 14 पूरा 14 है। ओके, पूरी 14 है ये। ठीक है जी। ओके, यहां तक समझ में आ गया? ओके, अब अगले साल चलें, 2017 में आ जाएं। व्हाट इज द कैरिंग वैल्यू? 40,000 75,000 टैक्स बेस कितना है? 30,000 टैक्स बेस। डिफरेंस कितना है? 20,000। आप बताएं ये टैक्सेबल है डिडक्टेबल है? टैक्सेबल है। और डेफर्ड टैक्स का अमाउंट कितना है? 6,000। लेकिन ये है 6,000, लेकिन ये टू डेट वैल्यू है। मूवमेंट कितनी है इसमें? 2500 की नहीं 1500 की। 1500 इसमें 1500 की मूवमेंट है, और 1500 की मूवमेंट से प्लस मूवमेंट, इट मींस के लायबिलिटी पहले 4,500 थी, अब लायबिलिटी 6,000 हो गई है। तो लायबिलिटी बढ़ी है कम हुई है? इंक्रीज हुई है। बड़ी है सर।
बड़ी है, जब बड़ी है तो लायबिलिटी क्रेडिट हुई होगी तो डेबिट क्या होगा? इनकम टैक्स एक्सपेंस। हाँ, वो कितने से होगा? 1500 से। ये लग जाए यहाँ 1500 से प्लग कर दिया। अब टोटल एक्सपेंस निकालें, कितना आएगा? 17,000। 18,000 सर। 17 कौन कह नीचे रहा है? वही 18 42,000। ये आगे भाई एक्सेल है, हमारे पास दिमाग है। चले, आप कैलकुलेटर से कर लो, वेट कर लेता हूँ। ये एक्सेल सर डिफरेंस तो 42,000। ये एक्सेल तो मैंने सिर्फ आसानी के लिए बनाया है, वरना ये टॉपिक तो बोर्ड पे पढ़ाने वाला है, ये तो इधर पढ़ाने वाला ही नहीं है कैलकुलेशन एक्सेल पे। व्हाइट बोर्ड पर हाल नहीं है। चलें, ये अब ईपीएस कितनी आ गई? 14 सर। 14 रुपए आ गई। अब देखें, जो कमी थी वो डेफर्ड टैक्स ने पूरी कर दी, लेकिन मूवमेंट हमने पूरी की है, हमने टू डेट वैल्यू नहीं पुट की है। अगले साल आ जाए 18 में 25,000 कैरिंग वैल्यू। 25,000 कैरिंग वैल्यू। टैक्स बेस कितनी है? 10,000। 10,000। 10,000। 15,000 डिफरेंस। डिफरेंस कितना है? 15,000 का डिफरेंस है 15,000 का। 15,000। ये टैक्सेबल डिडक्टेबल है? टैक्सेबल। टैक्सेबल है। और अमाउंट कितना आ गया? 4,000 टैक्स का 4,000। अब मूवमेंट कितनी है? 2500 की। ओ सर जी 3,000 की। 3,000। तो कहाँ 3,000 की? 6,000 से 4500 पे आ गई है। ये 6,000 हम देख रहे हैं, मूवमेंट देख रहे हैं। सर ये टैक्स बेस 20 नहीं होगा? नहीं 10 होगा ना, क्योंकि आखिरी साल ये 3 साल में 40, 30 और 20 टोटल कितना अलाउ कर दिया? 90 अलाउ कर दिया उसने, तो 10,000 रह जाएगा ना पीछे। सर मूवमेंट के टोटल का भी कॉलम बना ले फिर। नहीं, टोटल का नहीं बनाना, वो मूवमेंट ठीक है। मूवमेंट को हम पिछले साल से कंपेयर करेंगे ना, लास्ट ईयर से कंपेयर करेंगे भाई। लास्ट ईयर थे अब कितनी हो गई है? सर जी 4500 कम हो गई है। 4.5 से कम हुई है? 1500 कम हो गई। माइनस 1500 हो गए। सर जी जी सर ये टैक्स बेस 20,000 नहीं आना? 2018 में 20,000 है भाई। देखें, आपको अब तक उसने कितना डेप्रिसिएशन अलाउ कर दिया है? 40, 30, 70 और 20, 90। सर 30 कहाँ पे अलाउ किया सर? 20 अलाउ करना है 18 में हमने। नहीं 18 के खत्म होने की बात हो रही है, एंड ऑफ की बात हो रही है, एट द एंड ऑफ द ईयर। तो सर वही ना, वहाँ आप 10,000 ले रहे हैं। मेरी बात सुने, मेरी बात सुन लें। ये जो 25,000 की वैल्यू है, ये एट द एंड ऑफ द ईयर ही निकाली है ना आपने, 25,000 चार्ज करके तो निकाली है। जी सर। ये तीसरे साल का डेप्रिसिएशन चार्ज करके 25,000 निकाली है ना? हाँ जी जी सर ऐसे। इसीलिए टैक्स भी तो 30,000 चार्ज करके निकालेंगे ना। ठीक है पहले से। ठीक है, थर्ड ईयर का डेप्रिसिएशन भी 20,000 है ना। 40, 30, 70 और 20, 90 हो गया ना चार्ज टोटल। हाँ ठीक हो गया सर, आगे सुनिए। अच्छा, अब ये मूवमेंट देखेंगे, पिछले साल से कंपेयर करेंगे। पिछले साल से ये कम हो गई है। जब कम हो गई है तो लायबिलिटी कम हुई है। जब लायबिलिटी कम होती है तो लायबिलिटी को डेबिट करते हैं। तो डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस को डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी को डेबिट करेंगे। यानी ये एंट्री, मेरी बात सुने, ये जो एंट्री थी ना, ये सुने रिवर्स होगी, बिल्कुल रिवर्स होगी। सुनिएगा, ये ईयर 1 की एंट्री है, ये ईयर 1, और ईयर 2 में ये एंट्री हो जाएगी 1500 से। ठीक है जी, जो मैंने की है ये जी। और ईयर 3 में क्या होगा? ईयर 3 में एंट्री होगी डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी डेबिट और इनकम टैक्स एक्सपेंस क्रेडिट 1500 से। ठीक है जी। अब जब इनकम टैक्स क्रेडिट होगा तो कम हो जाएगा ना, तो इनकम टैक्स को कम कर देंगे, यानी प्लस की फिगर डाल देंगे 1500 से। 18,000। तो ये कितना हो जाएगा? 18,000 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 42,000। ईपीएस कितनी है? 42 और 14। अब आए 2019 में, कैरिंग वैल्यू कितनी है? 0। टैक्स बेस कितना है? टैक्स बेस कितना है? 0। डिफरेंस कितना है? 0। ये कुछ मसला ही नहीं है। अच्छा, डेफर्ड टैक्स कितना है? 0 है ना। तो मूवमेंट कितनी है? -45। मूवमेंट है -4,500। सर ये कैसे ये चीज? भाई एक चीज, आपकी जेब में 4,500 थे, आपकी जेब में अब 0 रह गए हैं, तो कितनी कमी हुई है?
यानी कि अब हमें इसकी जरूरत नहीं है, ये क्या इसको इस तरह आप करने लगे हैं? नहीं नहीं, वो खत्म हो गई ना यार, वो चीज ही खत्म हो गई, सब्जेक्ट मैटर ही खत्म हो गया, डिफरेंस वाला सब्जेक्ट मैटर ही खत्म हो गया। मैंने भी पूरा पूरा चार्ज कर दिया, उसने भी पूरा पूरा चार्ज कर दिया, तो ना कोई ना सब्जेक्ट मैटर है, ना डेफर्ड टैक्स है, ना उसका डिफरेंस है। सर ये -4500 2019 का ये रिपीट कर दें। हाँ, ये आप कैरिंग वैल्यू कितनी है? 0, टैक्स बेस 0, डिफरेंस 0। जब डिफरेंस 0 है तो कोई टैक्सेबल है ना डिडक्टेबल है, वो डिफरेंस ही नहीं है तो किसका सवाल है? फिर डेफर्ड टैक्स भी 0 है, ठीक है। अब एक चीज आपकी जेब में थी 4500 रुपए थे, आपकी जेब में अब 0 रह गए हैं, तो तब्दीली कितनी आई है? कोई भी नहीं। 3900 कम हो गए सर, 4500 गिर गए। ये वो केजी पक्की वाला सवाल पूछ रहा हूँ कि बेटा आपकी जेब में 4500 पड़े हैं, तो आपकी जेब में अब 0 रह गया है, तो अब चेंज कितना हुआ है? नेगेटिव आ गया ना, तो ईयर 4 में यही एंट्री होगी, रिवर्स एंट्री हो जाएगी। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी डेबिट 4500 से और इनकम टैक्स एक्सपेंस क्रेडिट 4500 से। जब आप 4500 से इनकम टैक्स को कम करेंगे तो एक डेफर्ड टैक्स के अगेंस्ट वो अमाउंट कम हो जाएगा 4500 से, ठीक है। तो टोटल एक्सपेंस कितना हो जाएगा? 18,000। नेट इनकम कितनी हो जाएगी? 42,000। ईबीएस कितनी हो जाएगी? 14,000। ले जी, आपकी जो एनॉमली डेफर्ड टैक्स के बगैर थी वो डेफर्ड टैक्स के साथ पूरी हो गई है। अब शेयर होल्डर कहेगा यार हाँ आप ठीक है, मेरी ईपीएस स्टेबल है। लेकिन अगर आप डेफर्ड टैक्स को प्लग नहीं करते तो शेयर होल्डर कहेगा जी आपकी तो इनकम डाउन हो रही है। हालांकि ऐसा नहीं है, हमने एक अकाउंटिंग रिकॉर्ड में मिसमैच किया हुआ है, डेफर्ड टैक्स प्लग ही नहीं किया। ये है जी डेफर्ड टैक्स। जी बेटा। सर लास्ट 2 इयर्स में ये फिर डेफर्ड टैक्स डिडक्टेबल बन गया है? हाँ जी है वो। देखें, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी कम होना उसकी डिडक्टिबिलिटी है, ठीक है ना। देखें, डेफर्ड टैक्स एसेट बना है, लेकिन इस अमाउंट से बना है कि वो लायबिलिटी से भी कम है। अगर ऐसा होता ना कि ये डिफरेंस ज्यादा हो जाता तो डिफरेंस तो फिर एसेट बन जाता। यू आर वेरी राइट कि आखिरी 2 इयर्स में जो लायबिलिटी थी वो कम हो गई, ठीक है, तो उसका इंपैक्ट एसेट जैसा ही है। बिल्कुल सही है। क्योंकि जो चीज पहले 2 सालों में डिडक्टिबिलिटी कैसे बन जी? वो तो फिर हमारा डेफर्ड टैक्स एसेट बन जाएगा सर। एसेट नहीं बनेगा ना, वो लायबिलिटी कम हो रही है, लायबिलिटी इस्तेमाल हो रही है ना जी, लायबिलिटी इस्तेमाल हो रही है। मैंने उसको एसेट नहीं कहा, मैं कह रहा हूं कि उसका इंपैक्ट एसेट जैसा ही है। क्योंकि एसेट जब बढ़ेगा तो उसको इनकम टैक्स एक्सपेंस कम हो जाएगा ना, तो लायबिलिटी के कम होने से भी भाई एसेट के बढ़ने से इनकम टैक्स एक्सपेंस कम होगा, इस तरीके से लायबिलिटी के कम होने से भी इनकम टैक्स एक्सपेंस कम होगा। जी 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 पूछे सर। ऐसा केस कर ले जिसमें इनकम टैक्स ये डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी भी हो और डेफर्ड टैक्स कैसे करेंगे, बिल्कुल करेंगे, इसको रिवर्स चला सकते हैं, बिल्कुल करें। इसको रिवर्स चलाएं, बिल्कुल चलाते हैं, इसको रिवर्स चलाते हैं, अभी चलाएं। कैरिंग वैल्यू लेस देन टैक्सेबल अभी चलाते हैं, अभी चलाते हैं, अभी चलाते हैं। पहले इसको तो समझ लें, समझ आ गई है जी सर जी। अब मैं करता हूं 10, 20, 30, 40, यानी अब इनकम टैक्स के हवाले से पहले साल 10 होगा, अगले साल 20 होगा, फिर 30 होगा, फिर 40 होगा। ठीक है जी, चलाएं, चलाते हैं। हाँ जी, बोलने समझ लग गई आपने जो करना है। तो बस अभी आंसर आपको समझ में आ गया क्या है? लेकिन सर जी आप प्रीवियस स्क्रीन चला दें सर, नेक्स्ट शीट पे कर लें। मैं करता हूँ, नेक्स्ट शीट पे करना है, बिल्कुल। ये ऊपर लिख लें डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। सर एक चीज क्लियर कर दीजिएगा जरा। जी 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 पूछो मुझसे। ये जो 2016 की 60,000 है टैक्स बेस, ये हम वही अकाउंटिंग प्रॉफिट को ही ले रहे हैं? नहीं जी, ये अकाउंटिंग प्रॉफिट नहीं है। ये देखिए, पहले साल टैक्स वालों ने आपको कितना डेप्रिसिएशन अलाउ किया?
40%। अच्छा, ये ठीक है, यहाँ से आ गया। 40%। ठीक है। अच्छा, और दूसरा क्वेश्चन सर अभी मेरा, कॉस्ट, जी 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 मुझे समझ आ गई ये वाली। दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है, जो मुझे मतलब समझ आई है कि ये हम सिर्फ शेयर होल्डर को सेटिस्फाई करने के लिए, ये तो कुछ थोड़ा सा नहीं वर्चुअली नहीं सा काम नहीं नहीं लग नहीं रहा, नहीं मतलब इस नहीं, जी हम शेयर होल्डर सेटिस्फाई नहीं कर रहे ना। मैंने आपसे जी कहा था, आपने मेरे ख्याल ना ये कल वाला पेज नहीं पढ़ा, ये जरा पेज पढ़े जरा गौर से। ये जो मैंने व्हाट्सएप भी किया था, जी, इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन ऑन द रैशनल ऑन डेफर्ड टैक्स, ये जरा राइट सर, पढ़े पूरा पेज, 5 मिनट लगाए, 5 मिनट लगाए, जी जरा सारे लोग पढ़े उन्हें, ठीक है। जरा मैं थोड़ा पानी पी के आता हूँ। ठीक है, ठीक है, फिर मैं आपको डेफर्ड टैक्स एसेट का केस करवाता हूँ उसके बाद आके। हम ला देते हैं। नहीं पानी तुम क्या लाओगे, मैं ले आता हूँ, ले आना, मैं जितनी देर में आपने लाना है ना उतनी देर क्लास खत्म हो जानी। चले जी पढ़े इसको, ये मैंने छोटा कर दिया। जिसके पास मोबाइल में है मोबाइल में पढ़ ले, यहाँ पे यहाँ पढ़ ले, इसके अंदर हर चीज का आंसर दिया हुआ है जो आपने किया है इस वक्त। हाँ जी पढ़ लिया जी आपने। जी 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 सर पढ़ रहे हैं।
जी जी ठीक है जी, समझ में आ गई बात। जी सर। अंग्रेजी अच्छा हाँ सर, यहाँ से एक और मेरे दिल में क्वेश्चन आ रहा है कि मतलब ये नॉर्मली वो डेप्रिसिएशन रेट जो हम चार्ज कर रहे हैं और जो टैक्स वाले आपको लॉ कर रहे हैं उसमें मतलब हम अगर लेट से स्ट्रेट लाइन मेथड पे करते हैं तो हमारा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ज्यादा रिपोर्ट होता है, लेकिन अच्छा अगर कंपनी रिटर्न डाउन वैल्यू यूज कर रही है तो फिर तो वो ग्रेजुअली डिक्रीज होता जाएगा ना। हाँ ऐसे ही है, ये यहाँ भी ऐसे ही हो रहा है ना। यहाँ देखिए जी ना, यहाँ पहले साल 40 था, फिर 30 था, फिर 20 था, फिर 10 जी था। मतलब हाँ वो जी उन्होंने जो अलाउंस दिया हुआ है, लेट से अगर कंपनी यहाँ पे जो वो कैरिंग वैल्यू निकाल रही है वो रिटर्न डाउन वैल्यू पे निकाल रही है तो हाँ और वो इक्वल टू उसके आ रहा है जो अलाउंस आपके मतलब मिल रहा है, अच्छा मतलब स्टेट लाइन में आपकी डेप्रिसिएशन ज्यादा रिपोर्ट हो रही है और नहीं, उसमें स्टेट लाइन में पहले कम हो सालों रही में है ना। हाँ जी स्टेट रिटर्न लाइन डाउन में में कम। इस में बात सुने, स्ट्रेट लाइन के शुरू के 2 सालों में आपकी डेप्रिसिएशन कम है, लेकिन टैक्स वालों की ज्यादा है। लेकिन ज्यादा है जी, आखिरी आखिरी 2 सालों में आपकी ज्यादा है, उनकी कम है। उनकी कम है जी, ऐसे ही है बिल्कुल। हाँ जी हाँ जी। मैं मतलब मैं मेथड की चेंज की बात कर रहा हूँ, अगर रिटर्न डाउन वैल्यू कंपनी यूज कर रही है तो अच्छा, उसके मुताबिक फिर हम इसको किस तरह देखेंगे। लेकिन रिटर्न डाउन वैल्यू भी कंपनी अगर यूज करती रहे तो नॉर्मली आपका जो रेट है वो टैक्स का रेट डिफरेंट होता है ना। नॉर्मली पता है क्या करती है कंपनी, जी 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 टैक्स जी क्या जी करती है, टैक्स आपको 50% अलाउंस पहले से रिकॉर्ड, उसे कहते हैं इनिशियल अलाउंस। ठीक है, इनिशियल अगर अलाउंस जी आपने बिल्कुल। अगर आपने टैक्सेशन के रूल्स पढ़े हो ना, तो सबसे पहले इनिशियल अलाउंस में आपको कंपनी फैसिलिटेट करती है, इसे कहते हैं टैक्स रिलीफ का एक पैकेज होता है कि आपको जी, लेकिन इनिशियली जो है ना, वो हाँ हाँ जी वो तो पर्टिकुलर एसेट्स पे नहीं होता, यानी कि वो सारे एसेट्स पे तो नहीं होगा, यानी कि वो चले उसके वो अगेंस्ट कुछ कंडीशन। हाँ जी जिस रूल है भाई एसेट इसका। के में बात सुने, जिस एसेट के अगेंस्ट कंपनी आपको इनिशियल अलाउंस दे रही है, उस एसेट जी पे तो जी डेफर्ड टैक्स क्रिएट हो जाएगा ना। राइट सर राइट। ठीक है, अब जी जिस पे जी नहीं दे रही उस पे नहीं क्रिएट होगा। नहीं क्रिएट होगा। ठीक है भाई, बाज एसेट्स ऐसे हैं जिसका आपका रेट और उनका रेट बराबर है, तो उसमें तो कोई डेफर्ड टैक्स क्रिएट ही नहीं ना होगा। नहीं होगा, ठीक है ठीक है, भाई। तो असल तो क्वेश्चन तब आता है ना जब आपका ट्रीटमेंट और उनके ट्रीटमेंट में फर्क हो, भाई तभी फर्क फर्क आएगा ना। हाँ। जी सर। रिवर्स चले जी, अब इसको डेफर्ड टैक्स एसेट का केस बना लेते हैं। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ शीट को, और ये थोड़ी सी सेम जरा, आ रहा है। हाँ जी हाँ, ईपीएस सेम ही आएगा। जी जी ईपीएस सेम आना भी चाहिए ना जी, क्योंकि देखें आपका क्या कसूर है विचार इसका। ये देखें, अच्छा इसको आप, हाँ जी ठीक है सर जी, कर ले फिर क्वेश्चन डिफरेंस क्या है इसमें दोनों का, फिर क्या दोनों में क्या, अगर दोनों में एपीएस सेम आ रहा है, नेट इनकम भी सेम आ रही है, फिर डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी और फिर डेफर्ड टैक्स एसेट क्रिएट करने का फायदा क्या। भाई फायदा क्या है, फायदा ये देखो, एक केस ही होगा ना, दोनों केस इकट्ठे तो नहीं ना होंगे, या तो वो डेफर्ड टैक्स एसेट बनेगा या लायबिलिटी बनेगा। भाई ये तो नहीं ना कि एक वक्त में डेफर्ड टैक्स एसेट ही बन रहा है और उसी वक्त उसी एसेट के अगेंस्ट लायबिलिटी ही बन रही है, ऐसा थोड़ी होगा। हो सकता भाई या तो आप पास है या फेल है, मिसाल है ना, आप पास भी है फेल भी है, ये कैसे हो सकता है। एक पेपर में पास है, एक पेपर में फेल। यार वो पेपर तो चेंज हो गया ना, अब सब्जेक्ट मैटर चेंज हो गया। अब एक ही वक्त में आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग में पास भी हैं और फाइनेंशियल अकाउंटिंग में फेल भी हैं, हाउ इट इज पॉसिबल। चीटिंग करके ओरिजिनल तो पास है, वैसे फेल है, चीटिंग जो की हुई है, ये लॉजिक हो सकता है जी। पीछे बूट से तेरा कोई हाल नहीं है। ये शालमी में बिकती है चीज, ये वाली भी। सर क्या चीज, ये चीज यही सर हमारे शालमी का सर हमारे शालमी नहीं बिकती है वाली। अच्छा कोई सवाल लोग पूछ रहे हैं, वो हैंड रेस कर रहे हैं, वो पूछे सवाल। ये शीट मैंने कॉपी कर ली है और मैं इसको डेफर्ड टैक्स एसेट का केस बनाने लगा हूं, जरा देखिएगा थोड़ा सा आपको। ये क्वेश्चन आया है, ये क्वेश्चन आया, ले लें, किसी भाई ने यहाँ सेंड किया। सर ये डेफर्ड टैक्स 2016 में 6000 है, मूवमेंट में 1500 कैसे हुआ, प्लीज ये बताते हैं। यार वो सवाल बंदा करे ना, किस जगह पूछ रहा है, जरा पूछे। सर जी इसका हो सकता माइक ना हो, कोई मसला हो सकता है, इसलिए उसने टैक्स किया ना। क्या पूछा है सवाल कि डेफर्ड टैक्स 2016 में 6000 है। 6000 तो नहीं, 4500 है सर। मूवमेंट का मुतालिक पूछ रहे हैं, वो सेकंड ईयर में 1500 की मूवमेंट कैसे आ गई है। यार मैं आपकी जेब में 4500 रुपए थे और अब 6000 है,
कितना इजाफा हुआ है यार, ये तो बच्चों वाली चीज है ना। सिंपल, आपकी जेब में 4500 रुपए थे, अब जेब में 6000 हो गए, तो इजाफा कितना हुआ है या कमी कितनी हुई है या चेंज कितना आया है? 1500 का इजाफा हुआ है ना। वो ऊपर वाले पैसे जेब में डालते होंगे इसलिए यार अब देखे ना, मेरी बात सुने, हमारे पास इतना टाइम यकीन करें नहीं है जो हम इन चीजों पे डिस्कस करें। अभी मैंने देखा है सिर्फ 8 क्लासें रह गई हैं, और 8 क्लासें के अंदर फिर चीजें बहुत ज्यादा है, हमें मेन स्ट्रीम पे काम करना है, ठीक है। थोड़ा सा जो है ना, अब आगे, अब तो एंड हो गया, अब तो काउंटडाउन शुरू हो गया यार, ठीक है ना, अब तो जुदाई का वक्त आने लगा है। तो आपकी जेब में 4500 रुपए, हाँ जी, आपकी जेब में 4500 रुपए हैं, अब 6000 हो गए हैं, तो तब्दीली कितनी आई है? तब्दीली आई है प्लस 1500 की, यानी इजाफा हुआ है 1500 में। ये प्लस और माइनस मैंने जानबूझ के लगाया है ताकि आपको डिफरेंस की डायरेक्शन पता लगे। ये डिफरेंस इजाफे की बात हो रही है, कमी की बात हो रही है। अगर प्लस है तो इजाफे की बात हो रही है, माइनस है तो कमी की बात हो रही है, ठीक है जी। सर जी मैंने प्रोक्सी लगाई थी, क्वेश्चन कोई और कर रहा है। नहीं, मैं वैसे बात कर रहा हूँ, वो देखो क्वेश्चन इज क्वेश्चन, वो कोई मसला नहीं है। हाँ यस, एक मिनट। अच्छा, वो जिस भाई ने सवाल किया उसकी तशफ़ी हो गई है या कभी कोई कंफ्यूजन है? ओके, अच्छा, अब डेफर्ड टैक्स एसेट वाले केस में आ जाएं। यहाँ पे हमने 10, 20, 30 और 40 के रेशो पे जाना है। अच्छा, चूंकि यहाँ मैंने इसको लिंक्स लगाए हुए हैं, तो मेरे ख्याल है हमने लिंक ही लगाए हुए हैं, एक मिनट रुकिएगा। तो ये, हाँ जी, ऑटोमेटिक हो जाएगा ये। तो ये हो जाएगा 10,000, ये हो जाएगा 20,000, ये हो जाएगा 30,000, ये हो जाएगा 40,000। 40, ठीक है जी। अच्छा, अब देखें कि जो करंट टैक्स है वो मेरा तब्दील हो गया, ठीक है ना। ये मैं खत्म कर देता हूँ, मैं दोबारा फार्मूला लगा लूंगा। अब देखें, मेरा करंट टैक्स पहले साल 22,500 है, फिर 19,500, 16,500, 13,500। अब आ जाए कैरिंग वैल्यू टैक्स बेस के ऊपर, ठीक है ना। ये सारा मैं खत्म कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये तो चेंज नहीं ना होगी, तो सेम रहेगी। टैक्स बेस पहले साल में कितना है जी? 90,000। डिफरेंस है 15,000 का, और ये अब डिफरेंस है डिडक्टेबल। अच्छा, और ये डेफर्ड टैक्स कितना क्रिएट होगा जी? 4500। ये पॉइंट। अच्छा, और मूवमेंट कितनी है? 4500 प्लस 4500, ठीक है जी। ये अच्छा, अब ये एसेट है, ठीक है जी। तो यहाँ पे एंट्री पास होगी ईयर 1 में, डेफर्ड टैक्स एसेट डेबिट टू इनकम टैक्स, डेफर्ड टैक्स एसेट डेबिट और इनकम टैक्स एक्सपेंस क्रेडिट। 4,500 से मूवमेंट से एंट्री होनी चाहिए, हमेशा याद रखिएगा, मूवमेंट से। प्रॉफिट लॉस में मूवमेंट जाती है, टू डेट वैल्यू नहीं जाती, यानी ये एसपीएल अमाउंट जाएगा, एसएफपी अमाउंट नहीं जाएगा।
ओके जब ये रिपोर्ट हो गया तो यहाँ पे ये फिगर कम हो जाएगी 4500 से, हमारा टैक्स कितना आ जाएगा 18,000, और हमारी जो नेट इनकम 42,000 और ईपीएस 14 रुपए। क्लियर है जी? जी सर। अगले साल टैक्स बेस कितना होगा? 70,000। डिफरेंस 20,000 का। ये डिफरेंस टैक्सेबल है डिडक्टेबल है? डिडक्टेबल है सर। डिडक्टेबल। डिडक्टेबल 6,000 डेबिट है 6,000। मूवमेंट कितनी है? 1500 की 1,500 सर। प्लस 1500, ठीक है ना? यानी हमारा एसेट बढ़ गया। जब एसेट बढ़ता है तो डेबिट होता है, तो एंट्री पास कर दें डेफर्ड टैक्स एसेट डेबिट 1500 और इनकम टैक्स एक्सपेंस क्रेडिट 1500। ठीक है जी, हमारा एसेट 1500 से मजीद बढ़ गया, तो ये 1500 से ये जो फॉर द ईयर अमाउंट है ये हम ले जाएंगे प्रॉफिट लॉस में 1500। ये फिगर माइनस हो रही है, ठीक है। 18,000 आ गया, ये 42,000 आ गया और ये 14 रुपीज आ गया। ठीक है जी। जी सर। थर्ड ईयर टैक्स बेस कितनी है? 40,000 सर। 40,000। 15,000 डिफरेंस। डिफरेंस 15,000। ये टैक्सेबल है डिडक्टेबल है? डिडक्टेबल है। हाँ, डेफर्ड टैक्स आ गया 4,500। मूवमेंट कितनी है? -1500 की। -1500 की। ये -1500 की एंट्री होगी, यानी हमारा एसेट। और सर टैक्सेबल होगा ना ये वाला? नहीं बेटा, देखें कैरिंग अमाउंट इज लेस देन टैक्स बेस। कैरिंग अमाउंट इज लेस देन टैक्स बेस, तो ये टैक्सेबल, ये डिडक्टेबल डिफरेंस है। वो अलग बात है कि मूवमेंट में कमी हो रही है, एसेट कम हो रहा है, इसका इंपैक्ट डिडक्टेबल जैसा है। जैसा आपने पहले कहा था ना कि जब लायबिलिटी कम हो रही है तो उसका इंपैक्ट डिडक्टेबल जैसा है, इस तरह एसेट कम होने का इंपैक्ट भी टैक्सेबल जैसा है। ठीक है ये डिडक्टेबल ही, ये टू डेट डिडक्टेबल ही है, लेकिन इसका इंपैक्ट टैक्सेबल जैसा है, हमारे एक्सपेंस को बढ़ाएगा। ठीक है, ठीक है सर। एंट्री पास करें, इनकम टैक्स एक्सपेंस डेबिट और डेफर्ड टैक्स एसेट क्रेडिट 1500 से। ये ईयर नंबर 3 में एंट्री हो रही है। चले जी, एक्सपेंस बढ़ा दें जी 1500 से। कितना हो गया? 18 हो गया भैया, 42 हो गया और ये ईपीएस 14 हो गया। अब आखिरी साल ना कोई डेफर्ड टैक्स है ना कोई जीरो है, डिफरेंस है, ये कुछ भी नहीं है, ये जीरो हो गया, तो मूवमेंट कितनी है? 4500 माइनस नेगेटिव। तो नेगेटिव की एंट्री होगी इनकम टैक्स एक्सपेंस डेबिट 4500 और डेफर्ड टैक्स एसेट क्रेडिट 4500। ले जी यहाँ पुट कर दें इसको, इनकम टैक्स एक्सपेंस बढ़ा दें, बढ़ाएंगे तो ये 18 हो गया, ये 42 हो गया, ये 14 हो गया। ले जी, दो केस हो गए, एक केस लायबिलिटी का और एक केस एसेट का, ये दोनों रिवर्स केस हो गए। ये देखें, ये दो सीटें मूव हो रही हैं। देखें, अगर आप देखें ना, अगर आप देखें तो ये देखें तब्दीली में फिगर्स तब्दील हो रही हैं। ये दो सेपरेट शीट्स हैं। ले जी, सर एसेट वाली शीट खोलें सर। ये ऐसे वाली खुली हुई है, एक मिनट जी। जी जी, पूरा हो गया ना हमारा क्वेश्चन। क्या हो गया? हाँ नहीं, स्क्रीनशॉट की जरूरत नहीं है, मैं भेज दूंगा। ये जो शीट, चलो ले लो, ये मैं वैसे वहां रख दूंगा, ये एक्सेल शीट पे बनाया मैंने। अच्छा, अब आपने करना क्या है जी? अब आपने ना, मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ, वो आपने कल करके लाने हैं।
और प्लीज कल करके लाइएगा ताकि आपके ये डेफर टैक्स की कहानी खत्म हो। कल हम एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करें डेफर टैक्स की। सर जी ये ना फाइल रख दीजिएगा शेयर फोल्डर में। हाँ जी, मैं अभी क्लास के बाद रखता हूँ। अच्छा मैं जज़ाक आपको ना क्वेश्चन नंबर बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर ये आपने कल करके लाने हैं जी। जी क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7। 6 करना। हाँ जी 6, 7 और 8 3 सवाल करने हैं। सर ये हमारी बुक में से या अलहदा आपने कोई नोट्स रखे हुए हैं वहाँ पर? नहीं ये मेरे समझ लें क्वेश्चन बैंक के नोट्स हैं। सर किस सीरियल नंबर से होंगे? ये मैंने आपको भेजे हैं। ये इधर वैसे मैं आपको भेज के ना मैं बता देता हूँ कि ये किस सीरियल पे है। मैं व्हाट्सएप पे बताता हूँ। एक मैं जरा संडे की खोलूं। क्लास नहीं ली ना इस वजह से। नहीं वो मैंने संडे से बहुत पहले भेजा हुआ था। एक मैं जरा खोलूं, मुझे खुद ही याद नहीं है ये किस सीरियल में पड़े हुए हैं। अब तो वहाँ पे सीरियल नंबर 40 को पहुँच गया होगा मेरे ख्याल। बहुत ज़्यादा सीरियल हो गए। सर जी वो जो लेक्चर हमने 2 अपलोड। जी कुछ सवाल पूछ रहे थे। कैश फ्लो की सॉल्यूशन में जो आपने अपडेट की थी वो अपडेटेड सॉल्यूशन आपने सर रिवाइज नहीं किया अपने फोल्डर में। हाँ वो मैंने कहा था कि मुझे कोई बच्चा याद दिला दे, मैं वो रख दूंगा उसको रिवाइज। उसमें वो ज़रा क्वेश्चन नंबर 1 मसला था ना, वो मैंने माइनस फिगर ज़रा डाली हुई थी इसके अंदर, तो वो अपने पास आप ठीक कर लें उसको। मैंने अपने पास वैसे मास्टर फाइल में ठीक कर लिया है, लेकिन आपकी वाली फाइल में नहीं किया उसको, वो मैं कर देता हूँ। यासीन साहब ये खुल रहा है अभी। क्वेश्चन नंबर 6, 7 कर लें। चलें 8 को मैं देखता हूँ कि 8 में क्या है। 8 आप लोगों से हो जाना चाहिए। 6, 7 तो इजीली हो जाएगा। हाँ जी ये 8 नंबर क्वेश्चन भी आपसे बड़ी आसानी से हो जाएगा जी, बहुत आसानी से हो जाएगा। उसके बाद पीछे रह कुछ नहीं जाना, लस्सी रह जाएगी इसके बाद। मक्खन आपने सारा कर लिया है। 6, 7 अगर 8 आप कर लेते हैं तो पीछे तो फिर लस्सी रह जाएगी। अच्छा एक मिनट। करंट ईयर टैक्स और डिफर्ड टैक्स की क्वेश्चन को डिफरेंशिएट करने के लिए समझने के लिए हमें इतना काफी है कि अगर एक क्वेश्चन में डिप्रिसिएशन या 2-3 साल की डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए दी गई है तो इसका मतलब है कि डिफर्ड टैक्स का क्वेश्चन है। और अगर कुछ आपकी पिशावर वाले भाई आवाज कट गई सारी। ये यासीन साहब ये मेरे ख्याल क्वेश्चन हैंड आउट नंबर ये पता नहीं किया यार। नहीं मुझे दोबारा बताएं जी क्या पूछ रहे हैं। नेट कनेक्शन वीक है मेरे ख्याल में, आवाज सही नहीं आ रही। हाँ एक मिनट हाँ बताएं, पूछिए क्या पूछ रहे हैं। हाँ मेरी आवाज सही आ रही है सर? असल में ये मैंने नेट कनेक्शन खोल लिया है ना, ये मैं बंद कर देता हूँ। यासीन साहब ये शेयर फोल्डर में पड़े हुए हैं कहीं ना कहीं। अब सही आ रही है, बोलें। जी सर मैं देख लूंगा सर, कोई इशू नहीं। थैंक यू। मेरी आवाज ठीक आ रही है सर? हाँ जी अब सही आ रही है, बताएं। सर क्वेश्चन को समझने के लिए और डिफरेंशिएट करने के लिए कि ये करंट ईयर का टैक्स के बारे में क्वेश्चन है कि नहीं, डिफर्ड टैक्स के बारे में क्वेश्चन है, इतना काफी है कि अगर एक क्वेश्चन में डिप्रिसिएशन की बात हो रही है 2-3 साल के लिए तो इसका मतलब है कि डिफर्ड टैक्स का क्वेश्चन है। अगर सिंपल क्वेश्चन है तो इसका मतलब है करंट ईयर का क्वेश्चन है। देखिए बज़ाहिर तो अगर आप ऐसी कोई निशानी लगा लेते हैं तो बज़ाहिर तो ठीक है, लेकिन ऐसी निशानी इसलिए नहीं लगानी चाहिए कि देखें अगर करंट ईयर की टैक्स की बात होगी ना तो किसी डिफरेंस की बात नहीं होगी। जहाँ पे भी एसेट्स और लायबिलिटीज में डिफरेंस की बात होगी ना, उनकी कैरिंग वैल्यूज में और टैक्स बेस में, तो वहाँ पे डेफर्ड टैक्स की सब्जेक्ट मैटर है।
जहाँ पे कोई बात किसी डिफरेंस की नहीं है ना, तो वहां पे सिंपल करंट टैक्स की बात है। अच्छा, एक चीज याद रखिएगा, डेफर्ड टैक्स की और इनकम टैक्स के जो कॉन्सेप्ट हैं ये आपको पक्के प्रैक्टिस से ही होंगे। ये जो आपके एमसीक्यूज हैं ना इस बुक के, ये इंतहाई कॉम्प्रिहेंसिव एमसीक्यूज हैं, और ये सारे एमसीक्यू जब आप कर लेंगे ना इंशाल्लाह, ये क्वेश्चंस कर लेंगे जो मेरे हैंडआउट के सारे, और वो जो एमसीक्यू क्वेश्चंस कर लेंगे सारे, तो इंशाल्लाह उसके बाद प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, बहुत चीज़ें काफ़ी हद तक आपकी क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, लेकिन अभी तो हम आज जो मैंने ये क्लास के अंदर ये मूवमेंट बताई है ना, ये आपका IAS 12 मेरे एंड पे कंप्लीट हो गया है। ठीक है ना, यानी इसमें मजीद कोई चीज़ हमने पढ़नी नहीं है। अब इसके अंदर प्रैक्टिस है। ठीक है ना, अब वो प्रैक्टिस कैसे है वो आपको मैंने 3 सवाल दिए हैं, ये आप कल करके लाएंगे, हम डिस्कस करेंगे क्लास में उनको, फिर मैं कुछ सवाल आपको करवाऊंगा। फिर हाँ, एक बात हमने थोड़ी सी ज़्यादा करनी है, वो टैक्स बेस के ऊपर करनी है कि टैक्स बेस कैलकुलेट कैसे करते हैं। यहाँ तो बड़ा आसान दिया हुआ है ना हमें कि डेप्रिसिएशन के केस में बड़ा आसान निकालना है, लेकिन ऐसे एसेट्स जो डेप्रिशिएट नहीं होते उनकी टैक्स बेस कैसे निकाली जाएगी। ऐसी लायबिलिटीज जो स्पेसिफिक लायबिलिटीज हैं, जैसे ये एक्रूड पेबल है, आपकी प्रोविजंस हैं, ये इनकी टैक्स बेस कैसे कंप्यूट की जाएंगी, इसके कुछ रूल्स हैं जो कि मैंने कल की क्लास में आपसे डिस्कस करने हैं और विद एग्जांपल्स करने हैं। ठीक है, तो बस ये छोटा सा एरिया रह गया, बाकी मूवमेंट मैकेनिक्स ये हमारी कंप्लीट हो गई है जी। ठीक है ना, तो अगर आप देखें तो जी जी सर, ये जो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी है इसको दूसरे अल्फाजों में अक्रूड एक्सपेंस कह सकते हैं? नहीं, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी होती है ना, ये लॉन्ग टर्म लायबिलिटी होती है, क्योंकि देखिए ना, ये अब डेफर्ड टैक्स है, ये आज क्रिएट हुआ है ना 4500 से, देखिए पहले साल क्रिएट हुआ है, लेकिन ये खत्म कब हुआ है? 3 साल के बाद खत्म हुआ है ना, तो ये लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। बंद तो एक एक्सपेंस के अगेंस्ट है ना, कि हम एक्सपेंस रिकॉर्ड कर रहे हैं और उसकी पेमेंट को डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी का नाम दे रहे हैं, जो पेमेंट हम लेकिन 3 साल बाद या 2 साल बाद। बेसिकली जो अक्रूवल है ना, अक्रूवल वो बिजनेस ऑपरेशंस के नतीजे में क्रिएट होता है। ये एक तरह से इंसिडेंटल अक्रूवल कह सकते हैं इसको आप। ठीक है, ये अक्रूवल इंसिडेंटल अक्रूवल है जो आपको मजबूरन बनाना पड़ा है, क्योंकि आपने मैचिंग कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना था। ठीक है ना, वहां भी आप मैचिंग कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं, लेकिन सर मैं बस वो कॉन्सेप्ट की बात समझने के कर रहा हूं लिए, कि बस हाँ वो समझने के उस लिए। तरीके से आप कह सकते हैं कि एक्सपेंस बुक करने के लिए हमने लायबिलिटी रिकॉर्ड की, हाँ उस तरीके से कह सकते हैं आप कि भाई वो देखो ना, अक्रूवल भी तो यही है ना कि आप एक एक्सपेंस रिकॉर्ड करने के लिए लायबिलिटी बुक करते हो। ठीक है, यहाँ भी तो यही हो रहा है कि आप एक इनकम टैक्स एक्सपेंस को बढ़ाने के लिए लायबिलिटी बुक कर रहे हो। बिल्कुल ठीक है, एक तरीके से समझ लें बहन भाई हैं। ठीक है ना, एक ही खेत की मूलियां हैं, एक ही खेत की मूलियां समझ लें। ठीक है, चले जी, आज की क्लास के लिए इतना। एक मिनट जरा okay class, we'll meet tomorrow inshallah. Okay, thank you.